नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जैसा कि आप जानते हैं, भारत खेत खलिहानों का देश है। केवल खेत खलिहानों का देश नहीं है, भारत इम्तहानों का भी देश है। इतने इम्तहान इस देश में होते हैं उतने किसी दुनिया के दूसरे देश में नहीं होते होंगे। हर समय लाखों की संख्या में छात्र ढिबरी जलाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या यात्राएं कर रहे होते हैं। अब आप बताइए कि कोविड-19 के दौर में मानव संसाधन मंत्रालय नाम का प्राणी हर सरकार में है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। एक मंत्री होते हैं और बहुत सारे लोग दरबान से लेकर सचिव तक होते हैं। क्या इन लोगों को परीक्षाओं को लेकर, और वाइस चांसलर लोग भी होते हैं जिनके कुर्सी के पीछे सफ़ेद तौलिया रखा रहता है कि पसीना न चिपक जाए, तो क्या इन सबको मिलकर परीक्षा को लेकर एक तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए? कोई परीक्षा ले रहा है, कोई कोर्ट चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है इस देश में? इतने दिन हो गए हैं, इम्तहानों को लेकर एक नीति बन जानी चाहिए थी। ये कोई वाहवाही की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये हो गया वो हो गया, पर आप देखें कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है और हर दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी के छात्र वो परेशान हैं कि उनका इम्तहान लिया जा रहा है और वो अपने शहर में देख रहे हैं। ना वहाँ पर देश से दूरी का पालन हो रहा है, ना किसी चीज़ का पालन हो रहा है, ना इलाज का इंतज़ाम है। अब वो देख रहे हैं कि परीक्षा देने गए और संक्रमित हो गए तो क्या होगा। अभी ये सोच ही रहे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कुछ परीक्षाएं होंगी कोविड के चलते, कुछ परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इस तरह की दुविधा में हम अपने छात्र बिरादरी को क्यों डाले हुए हैं? और इसी तरह से ये आपको देखने समझने की बहुत ज़रूरत है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के इम्तहान जो 1 से 5 जुलाई के बीच में होने वाले थे अब नहीं होंगे, तो अब सवाल उठता है कि बाकी इम्तहानों का क्या होगा? जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मेडिकल की नीट परीक्षा है जो जुलाई में होने वाली है, अब वहाँ पर कोर्ट में कह दिया गया कि जो कॉलेज स्कूल की जो पिछले 3 परीक्षाएं हैं उनके आधार पर नए नंबर जोड़ दिए जाएंगे। अब जिन्होंने रात रात भर पढ़ के 12वीं के इम्तहान का टेंशन लिया, उनका कहना है कि क्या ये बराबरी होगा मूल्यांकन में कि हमने पूरी तैयारी की पूरा, और उसके बाद कुछ छात्रों को आप ऐसा करें कि आप उन्हें पहले की परीक्षाओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करें। उसी तरह से आप देखें कि डॉक्टर बिरादरी मांग करती रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई होगी, वो भी कई अदालतों में गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा रोक दीजिए, परीक्षा नहीं रोकी गई। कई यूनिवर्सिटी में परीक्षा का ऐलान हो चुका है भारत में। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र लिख रहे हैं कि 7 जुलाई से बीए 3rd ईयर की परीक्षा होने वाली है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। मथुरा के पास कोई आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो अपने लेवल पे परीक्षा लिए जा रहा है। यूपी में मेडिकल कॉलेज को खोल देने का फरमान जारी हो गया पहले और चौथे वर्ष का। बिहार से एक छात्र ने लिखा है कि आर्यभट्ट ज्ञान महाविद्यालय 28 जुलाई को दूसरे साल की परीक्षा लेने जा रहा है। 850 बच्चे जो हैं अलग अलग राज्यों से आएंगे परीक्षा देने के लिए। वो डरे हुए हैं, ये मेडिकल का इम्तहान है कि अगर संक्रमण हो गया तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि हमारे इन फैसलों में इस तरह की एकरूपता क्यों नहीं हो सकती है? आईआईटी बॉम्बे कहता है कि अब अगले साल फेस टू फेस पढ़ाई नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उधर आईआईटी हैदराबाद है, वो अपनी प्रवेश परीक्षा ले रहा है। तो कोई शिक्षा मंत्री इस देश में है या नहीं है? और शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए तो छात्रों ने अनेक समस्याएं उन्हें बताई हैं, लेकिन इसके बाद भी कम ही का निपटारा हुआ होगा। हम ये नहीं कहते कि वो कुछ भी निपटारा नहीं करते होंगे, नहीं तो सर्वे में इतनी लोकप्रियता कहाँ से आती? 70% जो चैनलों पे चल रहे हैं। तो इन्हीं सब कामों की वजह से ही तो कोई सरकार लोकप्रिय होती है। लेकिन फिर भी जो छूट गया हम वही बता रहे हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, ये ज़रा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ये 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं को लेकर कहा क्या है, पहले ये ज़रा ठीक से बताएं, फिर मैं आगे क्या बहस हुई उस पर पूछता हूँ आपसे। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीएसई और केंद्र सरकार से रविश पूछा था कि वो बताएं कि वो परीक्षा रद्द कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत सारे आए थे कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए जिस तरह का माहौल कोरोना को लेकर बना है। तो आज सॉलिसिटर जनरल पेश हुए दोनों की तरफ से और उन्होंने कहा कि 10वीं के एग्जाम जो बोर्ड की परीक्षा वो पूरी तरह कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन 12वीं के लिए वो एक स्कीम लेकर आए हैं छात्रों के लिए। उस स्कीम के मुताबिक
या तो अगर छात्र चाहे कि वो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, जो बची हुई है 1 जुलाई से जो 15 जुलाई के बीच होनी है, होनी थी, वो कैंसिल कर रहे हैं। वो परीक्षाएं 12वीं की अब नहीं होंगी। लेकिन अगर छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते तो उनके लिए एक स्कीम ये है कि जो पिछली 3 परीक्षाएं उन्होंने दी हैं, उनमें जो मार्क्स आए उनके आधार पर उनको अंक दिए जाए। या अगर वो ये स्कीम को नहीं चुनते हैं और वो चाहते हैं कि वो एग्जाम दें, तो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो उसके बाद एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी बाद में बोर्ड के पेपर कराए जाएंगे। तो ये सब बताया है सीबीएसई ने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे, अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जेहन में बहुत सारे सवाल हैं। जो सवाल हम उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, वही सवाल और जो पूछ रहे हैं पेरेंट्स भी और छात्र भी, उसी टाइप के सवाल कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं कि स्कीम किस तरह की होगी, इसको एलोबरेट विस्तृत करके बताएं, नोटिफिकेशन इसके लिए जारी करना पड़ेगा, ये राज्य स्तर पे होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर होगी, राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो कौन फैसला लेगा, क्योंकि राज्यों में अलग अलग राज्यों में कोरोना की अलग अलग स्थिति है, तो आप एक पैमाने पर सबको नहीं तोल सकते। ये तमाम चीजें। फिर समय सीमा पूछी है कि समय सीमा क्या होगी, रिजल्ट कब आएगा, अगला सेशन कब शुरू होगा, ये सब कुछ कल सुबह 10:30 बजे तक देना है केंद्र सरकार और सीबीएसई को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आदेश जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये जवाब देने के लिए। हमें भी लगातार कई राज्यों से, कई विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं वो सवाल करते रहते हैं। कई तरह की प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं। एक प्रवेश परीक्षा जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता प्रवेश परीक्षा CTET है, सेंटर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सीबीएसई ही लेती है, वो क्यों होने जा रही है जुलाई में। फिर जो वकीलों की वकालत की पढ़ाई की जो मशहूर परीक्षा है क्लैट, वो क्यों होने जा रही है। नीट की परीक्षा है और फिर JEE की परीक्षा है। कई प्रकार की अनगिनत परीक्षाएं हैं इस देश में। जैसा कि मैंने कहा कि भारत खेत खलियान प्रधान देश के अलावा इम्तहान प्रधान देश भी है। तो इसके बाद एक नीति होनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य के पास एक ही प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य हैं कोविड-19 को लेकर। ऐसा नहीं है कि बिहार माध्यमिक बोर्ड के सचिव के पास कोई अलग साइंटिफिक डेटा है और CBSE बोर्ड के सचिव के पास कोई अलग साइंटिफिक डेटा है। जब एक ही तरह की जानकारी है, एक ही तरह का डेटा है, तो इसके संदर्भ में फैसले एक ही तरह से लिए जाने चाहिए, ताकि छात्रों की बिरादरी जो पढ़ने में अपना मन लगाती है वो तरह तरह से परेशान ना हो। और हमें भी एक इंडिविजुअल एक कॉलेज का नाम लेकर बोलने की ज़रूरत ना पड़े। परेशान कर दिया छात्रों ने भी। पता नहीं मानव संसाधन मंत्री कैसे नहीं परेशान होते होंगे। लेकिन सौरभ ने छात्रों से बात की है, उनके माता पिता से बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सीबीएसई ने आखिरकार साफ किया है कि वो 1 से लेकर 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार है, और जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन्हें 3 हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। और बच्चों को ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि जब स्थिति बेहतर होगी कोरोना काल में तो उनके एग्ज़ाम वापस करा दिए जाएंगे। तो हमारे पास कुछ छात्र हैं, अभिभावक हैं और शिक्षक हैं। सबसे पहले छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास में? 12th क्लास। कौन से स्कूल में? न्यू ग्रीनफील्ड, अलकनंदा। आपके कितने एग्जाम्स बचे थे? 1 बचा था सिर्फ। तो ये सीबीएसई ने कहा है कि 3 एग्जाम्स जो हो चुके हैं बोर्ड के, उसके बेसिस पर आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये डिसीजन कैसे देखते हैं इसको आप? सर ये डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक भी माना जाएगा, क्योंकि सर जो बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर वो तो बीच में अटक गए थे कि एंट्रेंस के लिए पढ़े, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़े, किसके लिए प्रिपेयर करें। और सर वो तो सीबीएसई ने क्लियर गाइडलाइंस भी निकाली कि पेपर होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। उन्होंने एक डेट निकाल दी कि 2 जुलाई से पेपर होंगे आपके। पर फिर वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने जब अपील करी, क्या कहते हैं कि पेपर कैंसिल करने के लिए, तो वो कहते हैं 23 को बताएंगे। तो फिर वो टालते जाते तो बच्चों के लिए सर वैसे ही एक सरदर्द हो जाता है कि पढ़े क्या। या तो आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हो या तो आप अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हो। तो सर ये डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक है। क्या कहते हैं कि अब बच्चे एक जगह फोकस हो जाएंगे, अपने एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन काफ़ी लग रहा है कि अब एंट्रेंस जो आगे आपको एडमिशन लेना है उसके लिए तैयारी करेंगे आप? हाँ, उसके लिए अच्छे से तैयारी हो सकती है, क्योंकि सर अब इस पर हम ध्यान एकदम से हट गया, एक जगह फोकस हो जाएगा उसके लिए ध्यान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय। अक्षय, बताइए इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और क्या परेशानी आ रही थी आप लोगों को आगे के लिए? आगे के लिए यही परेशानी आ रही थी कि रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं बार बार, कि मतलब रिजल्ट्स आ नहीं रहे और ऊपर से हमारे पेपर स्किप हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी नहीं, कि गलत है ये, कि होने चाहिए थे पर प्रिकॉशंस के साथ भी। पर वैसे भी देखूँ तो ठीक है
कि एवरेज रिजल्ट भी ठीक है, फिर रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट जल्दी, तो आप चाहते हैं लेकिन रिजल्ट जल्दी आए, जो भी हो जल्दी रिजल्ट आए, ताकि आगे के लिए कि रिजल्ट जल्दी आए और ताकि बच्चे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके और जो भी 12th फीस को एंट्रीज के लिए करना है वो कर सके। तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। सर आप बताएं, एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि सही डिसीजन है? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक डिसीजन है और बच्चों की सेफ्टी पहले है और टाइमली रिज़ल्ट आ जाएगा, जिससे वो अपने आगे की चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जिस तरह की भी तैयारी करनी है तो उनको अच्छा मौका मिलेगा तैयार करने का, नहीं तो हर चीज़ डिले होती जाएगी। स्टूडेंट्स के दिमाग में अब क्या है, क्या वो आपसे कह रहे थे एज अ टीचर, आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे? देखिए, स्टूडेंट्स तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही परेशान है, क्योंकि अनिश्चितता थी। कई बच्चे तो जो भारत में कई अलग अलग जगह रहते हैं वो कहीं के कहीं रह गए, बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चों को बहुत दिक्कत आई। तो ये अनिश्चितता इतने दिन से चली आ रही थी। सीबीएसई ने पीछा छुड़ाने के लिए 1 अप्रैल में डेट दे दी कि जुलाई में देखेंगे। हालात दिन प्रतिदिन ख़राब हो ही रहे थे। इसमें एग्ज़ाम देने वालों से लेने वालों की टेंशन भी बढ़ी हुई है। कोरोना तो किसी को देख के तो नहीं आता, अब इतने लोग जब एग्ज़ाम देने जाते, जो लेने आते, उनके लिए भी एक रिस्क था। फिजिबल माहौल नहीं है हमारे यहाँ, हेल्थ सेंटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ऐसे में हम और उनमें प्रेशर डाल दें तो वो बहुत गलत होता। मेंटल प्रेशर एक और प्रेशर है जो कि आदमी झेल नहीं पाता है, और बच्चों के लिए इस एज में इतना कुछ स्ट्रेस लेना ऐसे ही मुश्किल है। तो ये शिक्षक, अभिभावक और बच्चे यही कह रहे हैं कि ये अच्छा निर्णय है सीबीएसई का। नोटिफिकेशन कल आएगा तो और चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं अभिभावक। उनको लग रहा है कि उनके बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जाते तो असुरक्षित रहते, अब वो सुरक्षित रहेंगे, और बच्चे अब ये मांग करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स आएँ ताकि वो आगे एडमिशन लेना है और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं वो अच्छे से तैयारी करके दे सकें। अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अब आप देखिए कि जैसा कि सौरभ ने बताया, ये समस्या हम भी देश की बात में या अन्य कार्यक्रमों में बहुत दिनों से बता रहे हैं। 24 मार्च को जब तालाबंदी हो गई, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है, इसीलिए सारा मामला अदालत तक पहुंच रहा है। अगर वो काम, अगर सब कोई अपना मंत्रालय काम कर रहा होता तो परीक्षाओं को लेकर इतनी विविधता, इतने अंतर विरोध नहीं होते। कोई यूनिवर्सिटी कहती है ऑनलाइन क्लास से ही अब चलेगा, चलो हमारा अब एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस लेनी शुरू कर देती है और छात्रों को बुलाने लगती है, सेंटर होने लगता है। यहाँ पर जो कोविड की लड़ाई में जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन्हें भी अपना काम छोड़कर परीक्षा देने जाना पड़ा है, और वो सब संक्रमण का खतरा लेते रहे और इस तरह से जब गए हैं। तो इन सब चीज़ों की ये कार्यपालिका की असफलता है। ये एक नीतिगत निर्णय का विषय होना चाहिए था, जो इतने दिनों में सभी की राय लेकर एक आम फैसला हो जाना चाहिए था कि इस देश में परीक्षाओं को लेकर इस तरह की नीति होगी। पर समस्या यह है कि अब मंत्रालय अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अगर निर्वहन करते, अब आप देखिए ट्विटर पर ही जाकर देखिए, सरकार का फैसला मतलब प्रधानमंत्री का फैसला है या मुख्यमंत्री का फैसला है, कहीं भी कोई भी राज्य हो। अब शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग बोलते हुए कम नजर आते हैं, और यही नतीजा हुआ है कि इतने करोड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो इस परेशानी का शिकार हुए हैं। अब आते हैं चीन पर। तनाव सीमा पर है, झगड़ा सामान से हो रहा है। सामान ने जो अतिक्रमण किया है वो सरकार की मंजूरी से किया है। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से पिछले 5-7 सालों में और पहले से भी चीन से चीज़ों के आयात में काफ़ी सुविधा थी, नीतियों की सुविधा। अब वो आयात काफ़ी बढ़ गया, 50-60 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हो गया। वहाँ से केवल आयात होता है, यहाँ से बहुत कम निर्यात होता है। तो अब कुछ लोग इस सामान से लड़ रहे हैं। पूछना चाहिए सीमा से, अगर प्रधानमंत्री की ये बात सही है कि चीन ने अतिक्रमण नहीं किया है, वो भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है, तो चीन की सामान से लड़ क्यों रहे हो? क्यों चीन का सामान का विरोध हो रहा है? तो करना कहीं और है, झगड़ा कहीं और हो रहा है। इसको कहते हैं ध्यान भटकाने की थ्योरी। एक मंत्रालय जो मानव संसाधन मंत्रालय है, वो परीक्षाओं को लेकर एक निर्णय ले सकता था, करना है कि नहीं करना है। करना है तो कोर्ट में खड़ा होकर डिफेंड करना था कि हमने सभी लोगों से बात कर इन आधारों पर परीक्षाओं का निर्णय लिया है। वही सीबीएसई कह रही है कि हम 1 से 15 जुलाई की परीक्षा नहीं लेंगे। वही सीबीएसई जो है वो सीटीईटी की परीक्षा का भी आयोजन कर रही है। तो इस तरह के अंतरों से, घालमेल से समस्याएं पैदा होती हैं। तो अब आते हैं चीन पर। अब देखिए कि चीन से जो मेडिकल के जो सामान आते हैं,
उन सामानों के आयातकों का, बनाने वालों का एक संगठन है और हफ पोस्ट ने इस संगठन से बात की है। इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। पियाश्री दासगुप्ता की रिपोर्ट है और इसमें इस एसोसिएशन के लोगों ने कहा है कि 75% सामान जो है वो चीन से आता है। वो सामान क्या है? थर्मामीटर है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के सामान हैं, मेडिकल कपड़े हैं, अपैरल और पीपीई किट हैं वगैरह वगैरह। 150 चीज़ें हैं। दवाओं में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब चीन से आयातित हैं। अब एसोसिएशन का कहना है कि भारत की कई सरकारों ने, पहले से चली आ रही सरकारों ने और इस वक्त मौजूद सभी राज्य सरकारों ने एक नीति बनाई कि जो सबसे सस्ता माल बेचेगा उसकी खरीदेंगे। तो अब हुआ ये कि इन लोगों ने अपने महंगे माल को छोड़कर चीन से आयातित माल को मंगाना शुरू किया क्योंकि वो सस्ता होते थे। अपना बनाना बंद कर दिया, लेकिन आपको दिखाया जा रहा था मेक इन इंडिया। ये भी इस हफ पोस्ट की रिपोर्ट में इस एसोसिएशन ने कहा है कि 2019-20 में चीन से 4,500 करोड़ से अधिक का मेडिकल उपकरण आयात किया गया है। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि फिक्की और सीआईआई जैसे संगठनों ने भी इस संकट के बहाने सरकार को इस तरह की सलाह दी कि जो चीन से जो चीज़ें आयात हो रही हैं, जैसे मास्क है, वेंटिलेटर है, पीपीई किट है, उस पर से आप आयात शुल्क घटा दें, ज़ीरो कर दें, जबकि ये सारी चीज़ें यहाँ भी बन सकती थी। तो फिर आप चीन के ही चीज़ों का ही आयात करने लगते हैं। क्या आप रोक सकते हैं उसको? क्या जो न्यूज़ एंकर ट्वीट कर रहे हैं कि वो चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, क्या वो ट्वीट कर सकते हैं कि चीन से जो वेंटिलेटर आ रहा है उसको इस वक्त रोक दिया जाए? क्या आप भावना में बहते हुए इस तरह की चीज़ों पे जाएंगे, या इसकी जगह पर ये काम छोड़ के सीमा पर जो कारण है उसकी समस्या का हल करेंगे? ये बात अगर नहीं समझ में आती है तो इसे हिंदी में बताता हूँ। क्वेश्चन अगर मैथ्स का पूछा गया है तो अंग्रेजी का क्यों लिख रहे हैं यहाँ? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टाइल है। बहुत सारे छात्र जो सब्सी का पेपर पढ़ के नहीं जाते थे, पूछा जाता था भक्ति काल के साहित्य पर, लिख आते थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और नंबर मिल जाता था, पास हो जाते थे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछ लीजिएगा। तो उसी तरह से एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि चीन के उत्पादों पर बैन मत लगाइए। हम भी बहुत सारी चीज़ें निर्यात करते हैं और उन चीज़ों को मंगाकर, अपना सामान मंगाकर बनाकर हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, तो हमारी लागत जो है प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बनती है। सुनिए आप। देखिए, इस कंटेक्स्ट में बोलिए, फियो ये नहीं कह रहा है कि आप बैन नहीं किए। हम लोग ब्लैंकेट बैंक्स के अगेंस्ट हैं, बिकॉज चाइना से कुछ बहुत स्ट्रेटेजिक इनपुट्स आते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बहुत से ऐसे की इनपुट्स आते हैं जिनसे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। और दूसरी चीज, एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना से जो माल आता है वो दूसरी जगह से नहीं आ सकता, वो जरूर आ सकता है, बट किस कॉस्ट पे आएगा वो आएगा। तो अगर एक आप आइटम कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या किसी पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं विद ए स्पेसिफिक पर्पस कि हम डोमेस्टिक वहां पे प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, स्केलेबिलिटी देंगे, एक रोड मैप के साथ कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट जस्ट इमोशनल सरचार्ज में आप बैन कर दें विदाउट टेकिंग आपका जो रिमेडियल मेजर्स हैं, तो वो सही नहीं होगा। इकोनॉमी को उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मौजूदा परिस्थिति में जो कुछ भी घटनाक्रम रहा है उसका भारत चीन संबंधों पर कितना असर पड़ेगा, और क्यों आपको है कि अभी जो एक मांग हो रही है समाज के एक तबके से, कुछ व्यापारी संगठनों की तरफ से, कि चीनी प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध लगना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना फिजिबल नहीं है। अपने को प्रतिबंध लगाने की जो बात है वो इंडिविजुअल के ऊपर, लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर दिवाली में पटाखे, मेरे को चाइनीज पटाखे नहीं खरीदने हैं तो मेरे को नहीं खरीदना चाहिए। उनको बैन भी कर सकते हैं क्योंकि पटाखे इतनी जरूरी चीज नहीं है, एसेंशियल आइटम नहीं है। लेकिन मैं जो बोला वो एक रॉ मटेरियल के संदर्भ में बोला था कि जो रॉ मटेरियल हमारे को आना है चाइना से, जिसके हमारा प्रोडक्ट बन नहीं सकता, उसको बैन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कल हमने डीजीएफटी साहब को भी यही निवेदन किया था कि भाई जहां तक एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज बनानी है और एक प्रोडक्ट के अंदर 4-5 आइटम लगती है और एक आइटम चाइना से आती है, तो उसको एडवांस लाइसेंस के जरिए
उसको अलाउ करना चाहिए। अब देखिए कि जब पाकिस्तान से झगड़ा होता है तो उसमें धर्म मदद कर देता है भावनाओं को बनाने में, माहौल को बनाने में। अब धर्म चीन के काम नहीं आ रहा है तो सामान के पीछे पड़े। अगर आपको विरोध ही करना है, इसमें राष्ट्रवाद, नए प्रकार के राष्ट्रवाद के तत्व छिपे हुए हैं, तो सरकार को फैसला लेना है। सरकार से कोई नहीं कह रहा है कि अपने आयात की नीतियों को सख्त कर दें, उत्पाद आयात शुल्क बढ़ा दें, ना सरकार अपने तरफ से आधिकारिक तौर से यह कह रही। ये सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे चीन से अभी विमान सेवा शुरू नहीं हुई है, कोई चीनी यात्री यहां चांदनी चौक घूमने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली के होटल रेस्तरां एसोसिएशन के नेता ने अपनी बात रख दी है कि वो चीनी पर्यटक को नहीं ठहराएंगे। आ कहां रहे हैं जो आप ठहराएंगे? दिल्ली के समस्त 75,000 कमरे, 3,000 गेस्ट हाउस आज से चाइनीज गेस्ट के लिए बंद है। हम अपना कोई भी कमरा चाइनीज गेस्ट को किराए पे नहीं देंगे। व्यापार और युद्ध की नीति एक साथ नहीं चली जा सकती। जिस प्रकार गलवान घाटी में चीन ने हमारी पीठ पे खंजर घोंपा है, उस प्रकार वो चाहता है कि वो हमसे व्यापार भी करे और युद्ध भी करे। ऐसा संभव नहीं है। जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक हम किसी भी चाइनीज गेस्ट को आने वाले समय में रूम नहीं देंगे। धन्यवाद। इस एसोसिएशन को कवरेज में आने के लिए एक और काम करना चाहिए। अपने होटल में जो सामान चीन से आया हुआ है वो सब जमा करके होलिका दहन करनी चाहिए, ताकि उसका भी फोटो बन जाए और पता चले कि वाकई गंभीर है। हिमांशु, ये सारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्या मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहे हैं? क्या इनमें किसी प्रकार की गंभीरता आपको नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि जब आप एक तरफ मांग कर रहे हैं कि भारत में आप चीनी सामान जो आ रहा है उसका कोई इस्तेमाल न करें, लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि फिर उस सामान को भारत आने क्यों दिया जा रहा है। अब मैं ट्रेड फिगर्स देख रहा था जो आज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जारी किया है। इसके हिसाब से भारत जो चीन निर्यात करता है वो करीब $17 बिलियन का है, और जो आयात होता है भारत में चीन से वो करीब $68 बिलियन का है। यानी 4 गुना ज्यादा हम आयात करते हैं जितना चीन को निर्यात करते हैं। और ये हमारी निर्भरता दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसका कितना बड़ा तबका है जो चीन से आने वाले आयात के सामान पर निर्भर करता है। यही बात फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके क्रिटिकल कंपोनेंट चीन से आते हैं, और जो ये पैसा जो भारतीय उद्योगपतियों का, ट्रेडर्स का, व्यापारियों का लगा है, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं चीन का, उस जो अरबों डॉलर की जो रकम भारत के व्यापारियों ने चुकाई है, और उस सामान का क्या होगा। और अगर चीन भी तो रिएक्ट कर सकता है। अगर आप चीन के सामान पर प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या जो देश आपको $68 बिलियन का आयात करते हैं, जिस देश से आप, अगर वो उसी तरह की प्रतिक्रिया अगर अपने स्तर पर करता है तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और आर्थिक संबंधों की जो जटिलताएं हैं, मुझे लगता है उसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिस वजह से बहुत ही सांकेतिक तौर पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा मतलब भारत चीन आर्थिक संबंधों को लेकर नहीं है। जी, और वैसे लोग जो खलियर हैं उनको भी एक टॉपिक मिल जाता है अलग तरीके से सोचने के लिए, मूल मुद्दों से भटकाकर। जैसे वो परीक्षा को लेकर छात्र अलग अलग नीतियों को लेकर परेशान है, उस पर नहीं समझेंगे। हाँ, चीन के सामान का विरोध होना ही चाहिए। तो भाई आप पूछ लीजिए कि चीन का सामान आ ही क्यों रहा है। चलिए, पहले नहीं कर पाए तो अभी कर लीजिए, नीति बदल दीजिए, सामान नहीं आएगा। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, केवल ध्यान भटकाने का हवन कुंडन हो रहा है ये सब। अब आप देखिए, पंजाब में गरीबी के कारण, आर्थिक चुनौती के कारण लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। अब सरकार उत्साहित हो गई, आ जाओ स्कूल चलो, सरकारी स्कूल चलो। जरूर जाइए, सरकारी स्कूल और अस्पताल को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। पूछ लीजिए कि मास्टर साहब को तनख्वाह कितनी देर से मिली है, और वहां पर बहाली के कब से नहीं हुई है, और कितने सीट खाली है, और कितने टीचर एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं जिनका भविष्य पढ़ाते पढ़ाते अंधकारमय हो गया। बाकी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸਕੂਲ, ਮੱਲਾ ਮਾਲਦਾ ਸਕੂਲ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 100%।
देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 2018 में रेलवे ने लोको पायलट की वैकेंसी निकाली। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे, वो परीक्षा हुई और रिजल्ट भी आया, सारे दस्तावेज़ों की जांच हो गई, छात्रों ने अपना नाम देख लिया कि वो पास हो गए हैं, मगर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये 2020 जून का महीना है। इसी तरह से आप एसएससी की परीक्षाओं को देख लें, वहाँ भी यही हाल है। आप देश के किसी भी राज्य में उठाकर देख लें, अलग अलग कितनी परीक्षाओं के नाम लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक रिकॉर्ड बनाएगा, 1 करोड़ रोजगार देगा। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उनकी सरकार की जितनी सरकारी परीक्षाएं हैं और जो छात्र परेशान हैं इस कोर्ट, इस सुनवाई, इस फैसले को लेकर, आप उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, वो भी 1 करोड़ में आ जाएंगे। तो कितनी वाहवाही होगी, कितनी दुआ देंगे ये नौजवान। लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 2 राज्यों से भी अनुराग द्वारी इसी तरह की परीक्षा की जो ठगी है उस पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। संजय, पंकज, प्रशांत, सिस्टम के सताए हजारों में से 3 चेहरे। 3 साल पहले पटवारी की परीक्षा पास की, अब हाथों में कागज लिए भटक रहे हैं, कहीं सुनवाई हो जाए। आपके पास सिर्फ राजनीति के लिए पेट्रोल, डीजल और ये चाइना, पाकिस्तान सब लेता है आपके पास, लेकिन बेरोजगारों के साथ तो कम से कम राजनीति मत करिए आप। तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है जिसमें 1400 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और 400 से ज़्यादा पद अभी तक त्यागपत्र हो चुका है, जिस पे हम लोगों का अधिकार है। पर विभाग की लापरवाही के कारण आज भी हम लोगों को बेरोजगारी का मुँह देखना पड़ रहा है और अधिकारी मंत्री के सामने हमें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यदि नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। हम लोग 2.5 साल से काफ़ी परेशान हैं, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। फिर भी मंत्रियों, अधिकारियों, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है जिसके हम लोगों ने दरवाजे पर दस्तक न दी हो। फिर भी ये संज्ञान में सभी के है, किंतु हम लोगों की आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुना के बरखेड़ा हाट के कुलदीप रघुवंशी हैं मैकेनिकल इंजीनियर। 2017 में पटवारी परीक्षा पास कर ली, अब खेत में लौकी तोड़ रहे हैं। 8 लोगों का परिवार है, सबको बेटे से आस थी। और मामा जी कहते हैं कि भैया 12th के पेपर देने से जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो मेरा क्या हो रहा होगा। मैं 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और अधिकारी जानबूझकर जब मेरी नौकरी नहीं दे रहा तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा, कितना मैं टेंशन में होऊंगा, ये आप सोचिए। मध्य प्रदेश में 2017 में धूमधाम से पटवारी भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। करीब 24,000 महीने का वेतन वाली पटवारी भर्ती में 4,000 पदों के लिए 10 लाख आवेदन आए थे। इनमें से 2.5 लाख प्रतियोगी पीएचडी, एमबीए, एमए और इंजीनियरिंग के छात्र थे। 2018 में इस परीक्षा का परिणाम आया, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, 9,233 उम्मीदवार बुलाए गए, 7,800 को नौकरी मिल गई, बाकी प्रतीक्षा सूची में रह गए। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत विभाग के पास 1400 से अधिक पद खाली थे। इन पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी थी, लेकिन विभाग ने 10 काउंसलिंग आयोजित कराने के बाद 140 अभ्यर्थियों को बस नियुक्ति दी है। बाकी अपात्र अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया है और उनको बाहर बैठा रखा है। मंत्री जी कहते हैं कि शासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, और प्रशासन कहता है शासन नहीं सुन रहा है। आरटीआई सूचना का अधिकार स्पष्ट कहता है कि हम पात्र अभ्यर्थी हैं। 1257 से अधिक पद विभाग के पास खाली हैं। राजपत्र, नियम पुस्तिका और लेटर क्रमांक विभाग का 307 सभी हमें पात्र घोषित करते हैं और कहते हैं कि हम पात्र अभ्यर्थी हैं। जब परीक्षा हुई, बीजेपी की सरकार थी, तब कांग्रेस ने वायदा किया, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी ने विधानसभा में सवाल उठाया, तब कांग्रेस के राजस्व मंत्री पाला बदलकर अब बीजेपी में मंत्री बन गए हैं। अब फिर बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है। हमारी सरकार ने पहल की थी और उनके प्रति पटवारी परिवार के हमारे बच्चे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया, मैं सरकार से मांग करता हूं कि संवेदनशीलता से उनके लिए सरकार कदम उठाए। जहाँ तक प्रश्न है, मैं इस रोज़गार के मामले में क्रिटिसाइज़ या नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहता, पर अधिकार है उन लोगों का और हमने उसमें से कुछ बड़े हिस्से को नियुक्तियां दे दी थी और मैं मानता हूं कि बचे हुए लोगों को भी सरकार ने नियुक्तियां देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो यह अन्याय है और हम पटवारियों के साथ हैं। जो जुलाई 2019 में काउंसलिंग हुई उसमें ही कांग्रेस की सरकार ने गड़बड़ें की हैं। अब एक बार काउंसलिंग हो गई है, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है ये तो पूरा प्रकरण की जांच के बाद ही पता लगेगा। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आप पटवारी की जगह शिक्षक कर लें, बाकी दिक्कत एक जैसी।
स्कूली शिक्षा विभाग ने 14,580 पदों के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन निकाला। परीक्षा हुई, नतीजे आ गए। नवंबर 2019 में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे सर, वो भी सब छूट गया है। अभी कुछ काम भी नहीं है। हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारी भर्ती कब होगी। घर वाले भी पूरा परेशान रहते हैं सर। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवा के हम जो बेरोजगार हैं, जो आदरणीय भूपेश बघेल से हाथ लगा के बैठे हैं कि हमको रोजगार देंगे, वो उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, शिक्षक भर्ती जो अभी नहीं हो रही है, उसके वजह से हमारे जो आर्थिक स्थिति बहुत बदल गई है। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं MSc मैथ्स D.Ed B.Ed और TT क्लियर करने के बावजूद और शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बावजूद मैं 2 महीने से लगातार मनरेगा में काम करना पड़ रहा है, मिट्टी खोदना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी चयनित उम्मीदवारों में से कई खेत में काम कर रहे हैं, तो कुछ मनरेगा में मजदूरी करके परिवार का पेट भर रहे हैं। अगर CMIE के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ऐसा लगेगा कि रोज़गार के मामले में हम ठीक ठाक करने लगे हैं, यानी जो रोज़गार की दर है वो तालाबंदी से पहले तक पहुंच गई है। लेकिन हकीकत में स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, गांव में पटवारी नहीं हैं, जो बचे हुए हैं या जिनको नौकरी नहीं मिली है वो मनरेगा या खेतों में काम कर रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस होता है। अब क्या इसे किसी सरकारी दफ्तर या निजी फर्म में नौकरी का विकल्प माना जा सकता है? क्या बेहतर नहीं होगा कि कोरोना काल में सरकारें भी अब रोज़गार के मुद्दे पर ज़्यादा संवेदनशील और उदार होकर सोचे? बस्तर से विकास, गुना से नीरज, सागर से राकेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अनुराग काफ़ी आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं इन सरकारों से, लेकिन जो रवैया हमने 2 साल से इन सरकारी भर्ती की परीक्षाओं का देखा है, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यही नौजवान दूसरे भावुक मुद्दों पर वोट भी करने चले जाते हैं। जब मतदान के लिए जाते हैं तो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कोई भी दल हो। तो इसीलिए सरकारी भर्तियों की परीक्षा को लेकर कोई राजनीतिक सहमति ना बना सके, ये उनकी भी फेलियर है एक तरह से देखें तो। लुधियाना में देखिए कि पुलिस किस तरह से लोगों को अभी भी प्रोत्साहित करने में लगी हुई है कि आप देह से दूरी के नियमों का पालन कीजिए और बाकी नियमों का भी। डाल दो। लाओ जी, लो। कल से और 10 दिन तक। थैंक यू सर। SHOs और ACPs जो हैं अपने लोकल एरिया में जैसे भी फील्ड में जाते हैं, तो जहाँ पे भी उनको लगता है फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे एक रोज़ दे के, एक पैम्फलेट दे के, एक मास्क दे के उनको अवेयर कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी कोई कंसर्न या इशू होता है वो भी उन्हें समझा रहे हैं। और पुलिस जो है फर्स्ट लेवल पे अवेयरनेस और एजुकेट कर रही है। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दी वायलेटर्स। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥਰੋ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਘਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਿਸ਼ਮ। ਰਿਸ਼ਮ, ਕੀ ਪਕੜੋ? ਪਿੰਕ ਤਾਰਾ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजनाओं की बात हो रही है, लेकिन सहारनपुर का जो लकड़ी उद्योग आत्मनिर्भर था पिछले 400 साल से, वो भरभरा गया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन उद्योगों का नाम लेकर बात करने वाला कोई नहीं, इनको छोड़कर हवा में बातें की जा रही हैं। वो आपको कल पता चल जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। सुल्तान अब नए रोल में हैं। तभी वो नक्काशीदार फर्नीचर तैयार करते थे, अब ठेले पे उसे ढोते हैं, क्योंकि उनके कारखाने में अब काम ना के बराबर हो रहा है।
उनके जैसे तमाम हुनरमंद कारीगर अब ठेला चलाने पे मजबूर हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बिल्कुल मर गया हूँ। आदमी जिंदा है लेकिन मरा हुआ है, उसे रोटी खा रहा है वो और जी रहा है बस। ये मेरी शान कितनी थी, मैं इसको कोशिश करके बेचता था, कोशिश करके यहाँ से इसको भेजता था जिसके यहाँ जाना था, और अब मैं इसको ढो रहा हूँ। एहसान उन खुशनसीब कारीगरों में हैं जिन्हें उनके मालिक अभी भी काम पे बुला रहे हैं। हालांकि उनके कारखाने में भी बमुश्किल 30% काम हो रहा है। 6 लोगों का परिवार है, अकेले कमाने वाले हैं, अब गुजारा मुश्किल से होता है। काम कम मिल रहा है तो हफ्ते में मुश्किल से मुश्किल 1500-1600 ही मिल रहा है। उसके बावजूद अब 1500-1600 में हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है। बच्चे परेशान हैं, घरवाली भी परेशान है, किराए का मकान है, किराए का देना पड़ रहा है। सहारनपुर के अनस आलम का ख़ानदान पिछले 170 साल से यही काम कर रहा है। उनके यहाँ के फर्नीचर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ भी इस्तेमाल होते थे। तब की सरकार ने उनके दादा का बनाया लकड़ी का ताजमहल क्वीन एलिजाबेथ को गिफ्ट किया था। अब उनके कारखाने बंद पड़े हैं। अभी सहारनपुर के जो हालात हैं इस वक्त बहुत पेचीदा हैं, क्योंकि पिछले बरस मार्च से मार्च सहारनपुर का एक्सपोर्ट तकरीबन 800 से 1000 करोड़ रुपए था, लेकिन जो अब घट के 150 करोड़ रह गया है, और मुझे लगता है कि शायद उससे भी कम हो पाएगा। कोरोना की वजह से पूरी मार्केट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, और जाहिर सी बात है उस मार्केट का फ़र्क हमारे सहारनपुर पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। सहारनपुर में लकड़ी का काम कश्मीर और मुल्तान से आए हुए लोगों ने शुरू किया था। पहले लकड़ी की कंघियाँ, रहल और बक्से वगैरह बनाते थे, बाद में सब कुछ बनने लगा। यहाँ लकड़ी काटने, छिलने, उन्हें फर्नीचर की शक्ल देने, नक्काशी करने, पॉलिश करने, सबके अलग अलग एक्सपर्ट हैं। उनका भी धंधा बंद है, और यहाँ के 400 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स का भी। जो हमारे पास ऑर्डर इन हैंड थे अमेरिका से, यूरोप से, तो वो करीब 80-90% जो है ना उन्होंने कैंसिल कर दिए। हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने और सरकार ने भी उनसे कहा था कि आप इन्हें होल्ड करा लें, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। सहारनपुर में भी देश के बेहतरीन हुनरमंदों के ऊपर मुसीबत आई है। उनकी इस कारीगरी और कारोबार दोनों को बचाने के लिए बड़ी कोशिशों की ज़रूरत है। सहारनपुर में अशोक कश्यप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हाथ में जब तक कागज़ का पुलिंदा ना आ जाए तब तक नहीं लगता कि ये ख़बर है, और जब तक अखबार हाथ में ना आ जाए तब तक ख़बर के पढ़ने और होने का एहसास भी नहीं लगता। कोविड-19 के दौर में भारत के ही न जाने कितने पत्रकारों की नौकरी चली गई, बहुत अच्छे काबिल पत्रकारों की नौकरी चली गई, और कई ज़िला संस्करण स्थानीय अखबार बंद हो गए। वो अपनी दास्तां भी किसी को ना बता सके, ना किसी ने उनके लिए सुनने का वक्त निकाला। दूसरों का हाल बताता हूँ, कभी कभी अपनों का भी सुन लिया कीजिए। उन पत्रकारों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। लेकिन इसी तरह से गार्डियन में आज एक ख़बर छपी है नामान जोऊ की, ऑस्ट्रेलिया से, और वहाँ भी इसी प्रकार की ख़बर है कि 100 से ज़्यादा जो स्थानीय और रीजनल न्यूज़पेपर हैं वो अब कागज़ पर छपना बंद होने जा रहे हैं। बहुत से अखबारों ने अपना आखिरी प्रिंट एडिशन निकाला है। बहुत से वहाँ के पत्रकार, वहाँ के संपादक जिन्होंने 20-20 साल, 15-15 साल उस अखबार की स्याही के सुगंध के साथ दिन रात उस दफ्तर में गुजारे हैं, याद कर रहे हैं, भावुक हैं, रुआसे हैं। हमारे भी पत्रकार रुआसे होंगे, पर उन्हीं के ज़रिए मैं अपने ही पत्रकारों की बात कर रहा हूँ कि बहुत बुरी स्थिति में हैं। किसी ने उनका हाल भी ना लिया, किसी ने उनका हाल भी ना जाना। तो पत्रकारिता बदल रही है। अब चुनौती ये है कि अखबार के जाने की जो प्रक्रिया थी वो तेज़ हो गई। पहले ये दोनों सह अस्तित्व बना चुके थे कि वेबसाइट भी रहेगी और अखबार भी रहेगा, लेकिन अब लगता है कि कोविड-19 के दौर में अखबार, जो कागज़ का अखबार था, वो अब कम हो जाएगा। भारत में भी पन्ने कम हो गए हैं
और जो खबरें हैं वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि जब पत्रकार नहीं रहेंगे काबिल, वो शोर करने वाले तो अलग हैं, लोकप्रियता 70% वाले बताने वाले, लेकिन जब पत्रकार नहीं रहेंगे तो खबरें आएंगी कहाँ, तो फिर आपकी शाम, आपकी जानकारी आएगी कहाँ। इन सब की कीमत होती है, कोई अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता है, ज़िंदगी लगाता है, तब आप तक खबर पहुँचती है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।